हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल दिशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा इस क्लास का महत्वपूर्ण विषय होगा गुप्तकालीन शासक। वैसे तो गुप्त काल की अगर बात की जाए तो गुप्तकालीन शासकों के अलावा गुप्त काल का कला स्थापत्य, उसका साहित्य और प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी इतिहास विषय को लेकर, तो गुप्त काल एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड के अंतर्गत आता है जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोग जो पहले हमारा चर्चा का विषय होगा वो गुप्तकालीन शासकों के कुछ महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुप्त काल का जो कुल समय है वो है 275 से लेकर लगभग 550 एडी तक। इस वंश के संस्थापक होगा श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त ने कुषाणों के बाद, जैसे उत्तर भारत में कुषाण वंश चल रहा था, तो जब लगभग कुषाण वंश समाप्त हो गया उसके बाद श्रीगुप्त जो उन्हीं का ही सामंत था, उसने प्रयाग को केंद्र बनाकर गुप्त वंश की स्थापना की। तो पहले तो आप इनकी राजधानी को जरा ध्यान रखिएगा। तो गुप्त वंश की राजधानी हो गई प्रयाग, और इस वंश का संस्थापक हो गया श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर घटोत्कच चाचा है, लेकिन उससे संबंधित कोई खास घटनाक्रम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं मिल पाते। फिर महत्वपूर्ण शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम समय होगा 319 से लेकर 335 एडी, मतलब ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले कहा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, और वास्तविक संस्थापक कहने से तात्पर्य होता है जिसने गुप्त वंश का विस्तार किया हो। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या कहलाएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर। अब आप एक चीज पर ध्यान रखा करें कि अक्सर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी वंश का फाउंडर या उसका रियल फाउंडर कौन है। तो ये जो थोड़ा सा शब्द लगा हुआ होता है कि भाई वास्तविक संस्थापक कौन है और संस्थापक कौन है, तो संस्थापक उस वंश में वो कहलाएगा जिसने उस वंश का प्रारंभ किया हो, उसकी नींव रखी हो, और जिसने उस वंश को विस्तार दिया हो तो वो कहलाएगा आपके पास उसका वास्तविक संस्थापक। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट बना नंबर 2। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा यानी कि 319 ईस्वी में, तो इसी समय पर इसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में होता है, यानी कि गुप्त संवत 1 बराबर 319 ईस्वी। तीसरी बात, गुप्त वंश का पहला शासक होगा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। कई बार क्वेश्चन आता है, और महाराजा धीराज से तात्पर्य आपके पास होता है कि ऐसा शासक जिसका टाइटल महाराजा धीराज है, जो महाराजाओं का भी अधिराज है। तो इसने संभवतः अपने अधीन कई महाराजाओं को अधीन रखा होगा, उनके ऊपर शासन किया होगा। तो गुप्त वंश का पहला शासक होगा जिसका टाइटल क्या है, महाराजा धीराज। एक और जानकारी आपको मिलेगी, वो है सिल्वर कॉइंस, यानी कि जिसे कहा जाता है रजत मुद्राएं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शासक होगा जिसने गुप्त काल में चांदी की मुद्राओं का प्रारंभ किया, रजत मुद्राओं का प्रारंभ किया, सिल्वर कॉइंस का प्रारंभ किया। यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार जो रजत मुद्राएं हैं वो नंद वंश के लगभग जो है चली थी, लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है भारत में, तो आप वही नंद वंश के लगभग उत्तर दे सकते हैं। और अगर यह पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में रजत मुद्राओं का प्रारंभ किसने किया है, तो आपके पास आंसर रहेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो लगभग 4 पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। गुप्त वंश का रियल फाउंडर हो गया, उसके अलावा गुप्त वंश गुप्त संवत का प्रारंभ किया 319 ईस्वी में। गुप्त वंश का पहला शासक होगा जिसने महाराजा धीराज का टाइटल लिया, और गुप्त वंश का पहला शासक होगा जिसने गुप्त काल में चांदी की मुद्राओं का यानी कि रजत मुद्राओं का प्रारंभ किया। तो ये जानकारी हमारे पास यहां पर आ गई। अब हम जो नेक्स्ट शासक की ओर बढ़ेंगे, वो हमारा अगला महत्वपूर्ण शासक होगा, वो है समुद्रगुप्त। ये समझिए कि गुप्त काल में अगर आपको थोड़ा ध्यान देना है तो 2 शासकों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एक समुद्रगुप्त और एक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां पर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जानकारी के स्रोत क्या हैं, इसको देखेंगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी उन स्रोतों से मिलती है, ये हमारा विषय होगा।
समुद्रगुप्त समय 335 से लेकर 375 AD तक। देखिए, समुद्रगुप्त की जानकारी के स्रोत पर अगर बात की जाए तो हमें दो स्रोतों से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलेगी। नंबर 1, प्रयाग प्रशस्ति, पहला प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरा होगा उसकी कुछ स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, तो पहला जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरा होगा हमारे पास में उसकी कुछ स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन मुख्य आधार जो हमारे पास है वो प्रयाग प्रशस्ति है। अब हम यहां पर देखते हैं कि पहले प्रयाग प्रशस्ति क्या है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये मान लीजिए एक अभिलेख है, ऐसे किसी पिलर होता है, पत्थर का बनाया गया है, ये एक पिलर है। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर लिखी है। पहले इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये किस पर लिखी है? ये लिखी है प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति, पहले इसके शब्दों को समझते हैं। प्रयाग यानी स्थान हो गया, इलाहाबाद का पुराना नाम, और प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा गान। तो वास्तव में ये जो प्रशंसा गान है ये अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर है, क्योंकि ये क्षेत्र प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था, और अभी ये अभिलेख प्रयाग में ही है, तो इसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इसका जो रचनाकार है ये है इसका दरबारी कवि हरिशेन, यानी कि दरबारी कवि हरिशेन ने अपने राजा की प्रशंसा, राजा का विजय अभियान कहां कहां पर रहा, इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति में दी है। प्रयाग प्रशस्ति पूरी तरह से संस्कृत में है और संस्कृत की चंपू शैली में। आप ध्यान देंगे तो पहला क्या याद करना है कि प्रयाग प्रशस्ति अशोक के किस अभिलेख पर है? यह प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इसकी रचना की, संस्कृत की चंपू शैली में है, और चंपू शैली का मतलब होता है कि जो गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में क्या मिलेगी कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस प्रकार के विजय अभियान किए और उनके प्रति नीति क्या थी। अब हम चलिए इसी की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये विषय, जरा ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में आपको उत्तर भारत दक्षिण भारत की क्या जानकारी और क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ये क्षेत्र कहलाता है दक्षिण भारत, ये है आपके पास आर्यवर्त। अब हम देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 2 युद्ध किए और दक्षिणापथ का 1 युद्ध किया। साथ साथ उसके जो पड़ोसी राज्य थे उनके प्रति उसकी नीति क्या थी। पहले समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त का प्रथम युद्ध किया, और यहां में गंगा घाटी में, मतलब उत्तर भारत में, आर्यवर्त मतलब उत्तर भारत में, यहां की गंगा घाटी में 3 नागवंशी शासकों को पराजित किया। इस कार्य को करने के बाद समुद्रगुप्त दक्षिणापथ की ओर जाता है, और दक्षिणापथ से तात्पर्य हमारे पास है नर्मदा के दक्षिण, और यहां कृष्णा तुंगभद्रा के उत्तर का जो दक्कन का भाग है ये हमारे पास दक्षिणापथ। प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि यहां 12 राजाओं के संघ को समुद्रगुप्त ने पराजित किया, और उन राजाओं को पराजित कर कर उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहण मोक्षानुग्रह से तात्पर्य होता है कि इन राजाओं के संघ को जीता, यानी इन राज्यों को जीता, उन्हें मुक्त किया। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि संभवतः इन राजाओं को अधीन किया, पराजित कर कर अधीन किया, इनसे कोई संधि की, उनसे समय समय पर धन लिया, और इनके राज्यों को अपने गुप्त साम्राज्य में विलय नहीं किया बल्कि मुक्त कर दिया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस उद्देश्य क्या था, इस दक्षिणापथ का जो युद्ध का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इन राजाओं को पराजित कर कर अपने अधीन करना और इन राज्यों से धन की प्राप्ति करना। ठीक है, नीति क्या कहलाएगी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाएगी। इस कार्य को करने के बाद समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध किया। आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध के दौरान समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कई राज्यों को पराजित किया और उनके प्रति नीति अपनाई प्रसभोधरण। प्रसभोधरण का मतलब है समूल नष्ट करना, यानी कि इन राज्यों को, उत्तर भारत के राज्यों को समूल नष्ट कर दिया और उनको सीधे अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। संभवतः ये उसकी एक दूरदर्शी नीति होगी, क्योंकि दक्षिण के राज्यों को अगर आप प्रत्यक्ष अपने राज्य में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन और उसके नियंत्रण से संबंधित समस्या हो सकती है, और जो आपके राज्य के बिल्कुल पास हैं, जो बिल्कुल आसपास के क्षेत्र हैं,
इनको छोड़ना आपके राज्य के लिए कभी उचित नहीं होगा, तो इनको सीधे प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में रखा। तो उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है इसे समुद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा, और ये वाला जो भाग था ये अप्रत्यक्ष रूप से उसके अधीन रहा। तो ये तो हो गई हमारे पास आर्यावर्त और दक्षिणावर्त की बात। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के कुछ पड़ोसी राज्यों की जानकारी मिलती है। ये पड़ोसी राज्य हैं जैसे नेपाल है, कर्तपुर है, कर्तपुर कहते हैं पंजाब के क्षेत्र को है, और इसके अलावा नेपाल हुआ, कर्तपुर हुआ, और कामरूप, कामरूप आसाम का क्षेत्र है। यहाँ के राज्यों के प्रति प्रशस्ति में नीति का उल्लेख किया गया है, और नीति है सर्वकर दानाज्ञाकरणम प्रणागम। फिर सुनिए, सर्वकर दानाज्ञाकरणम प्रणागम, यानी ये राज्य समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देंगे, उसे दान देंगे, उसकी आज्ञा को मानने और उसे प्रणाम करने के लिए उपस्थित रहेंगे। लेकिन इन राज्यों का विलय नहीं किया गया। कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें विदेशी राज्यों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। संभवतः कहीं कुषाण शक्तियां बची होंगी, या संभवतः हमारे पास पश्चिम भारत की ओर कुछ शासक बचे हुए थे, उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति का उल्लेख किया गया है प्रशस्ति में, और वो नीति है आत्मनिवेदन कन्योपायन। आत्मनिवेदन कन्योपायन अर्थात ये राज्य निवेदन के साथ अपनी कन्या को समुद्रगुप्त को सौंपते हैं। मतलब ये हुआ कि इन राज्यों और समुद्रगुप्त के परिवार के बीच में वैवाहिक संबंध चलते होंगे। तो इस तरह की नीतियों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया। समुद्रगुप्त के कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं जो स्वर्ण मुद्राएं कहलाती हैं, उनसे जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की उपाधि थी अश्वमेघ पराक्रम। अश्वमेघ पराक्रम यानी कि जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया हो। ध्यान दीजिएगा, प्रशस्ति में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। हो सकता है जब तक प्रशस्ति की रचना की जा चुकी होगी उसके बाद संभवतः उसने अश्वमेघ यज्ञ किया होगा। साथ साथ इन स्वर्ण मुद्राओं से यह भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने का शौकीन था। उसको एक मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अब समुद्रगुप्त के बाद हम आते हैं कौन महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर आते हैं, उसको समझते हैं। तो हमने पहले पढ़ा अभी समुद्रगुप्त के दो संतान यहां पर आई, हम इसी तरह से समझेंगे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त का समय 375 से 380, पहले इसी को समझते हैं। रामगुप्त के विषय में जो हमें जानकारी मिलेगी उस स्रोत को आप ध्यान से सुनिएगा। विशाख दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्ता, मैं लिख देता हूं यहां पर, देवी चंद्रगुप्ता, यहां से कुछ जानकारी मिलेगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक काम की बात बता दूं। ये सौराष्ट्र का क्षेत्र है यानी गुजरात का क्षेत्र है। यहां पर इस समय शक वंश चल रहा है, और इस शक वंश का शासक है रुद्र सिंह थर्ड। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, रुद्र सिंह थर्ड लिखा हुआ। देवी चंद्रगुप्त में इस शासक को कहा गया है शकारी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल में यूजीसी में भी पूछा गया है, शकारी शासक किसको कहा गया। तो शकारी मतलब रुद्र सिंह थर्ड। कहानी क्या है देवी चंद्रगुप्त में, वो सुनते हैं। शकारी शासक अपने समकालीन गुप्त शासक को कोई एक पत्र भेजता है। उस पत्र में कहा गया है कि आप या तो अपनी पत्नी ध्रुव देवी ध्रुव स्वामिनी को हमें सौंप दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहिए। गुप्त शासक रामगुप्त एक निर्बल शासक था, उसने युद्ध का रास्ता नहीं चुना और उसने अपनी पत्नी को सौंपना शकारी शासक को स्वीकार कर लिया। ये बात उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को पता चली, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि देवी क्या नाम है, ध्रुव देवी जो है वो तो नहीं जाएगी, लेकिन ध्रुव देवी के वेश में चंद्रगुप्त जाएगा, और साथ साथ महिलाओं के वेश में अन्य सैनिक जो हैं उसके साथ जाएंगे। एक तय समय पर हुआ कि ध्रुव देवी मिलने के लिए शकारी राजा के पास जाएंगी, और उसकी सहेलियों महिलाओं के रूप में जो है वो जो सैनिक थे वो जाएंगे। खैर, चंद्रगुप्त जब ध्रुव देवी के वेश में शकारी शासक के साथ मिलने गया तो उसने अपने सैनिकों के साथ इस शासक का वध कर दिया, इसकी हत्या कर दी। इसी के साथ ही भारत में शक सत्ता समाप्त हो जाती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में एक तो अंतिम शक शासक कौन था और उसकी हत्या किसने की थी। ठीक है, तो अंतिम शासक है हमारे पास में रुद्र सिंह थर्ड, जिसे शकारी भी कहा गया है, और इसको समाप्त किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने।
चंद्रगुप्त सेकंड ने इस कार्य को करने के बाद रामगुप्त की भी हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया और अपने राजपाट को शुरू किया। अब हम आगे जो बात करेंगे वो चंद्रगुप्त सेकंड पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे लिए अब जो महत्वपूर्ण शासक हुआ कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड उपाधि विक्रमादित्य। सबसे पहले हमें विभिन्न स्रोतों से चंद्रगुप्त द्वितीय के कई नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास में विभिन्न नाम हैं, देव, देवश्री, विक्रमांक, उपाधि परम भट्टारक, परम भागवत, ऐसी उपाधि मिलती है। लेकिन देव नाम को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक, अभी मैंने बताया, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या की और भारत से शक सत्ता को समाप्त कर दिया था और इसी के उपलक्ष्य में उसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। एक ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसकी चर्चा मैंने आपसे अभी भी की। अब मैं एक दूसरा घटनाक्रम की चर्चा कर रहा हूं और वो है दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ, लौह स्तंभ मतलब आयरन पिलर। देखिए, दिल्ली के मेहरौली नामक जगह पर एक आयरन पिलर है, काफी बड़ा सा है, आयरन पिलर है। आप चाहें तो सर्च कर उसकी फोटोज वगैरह देख लीजिएगा। तो जो ये आयरन पिलर है ये गुप्त काल में बना। अब इस पर जो मजेदार बात रही वो क्या है? वो ये है कि इस पर कहीं पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है। इतिहासकारों के बीच में काफी मतभेद रहा कि भाई जो आयरन पिलर पर ये चंद्र शब्द लिखा हुआ है, चंद्र मतलब कौन सा शासक? कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम, कुछ के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड, और भी कई चंद्रगुप्त शासक हो सकते थे। तो अंतिम निर्णय अभी तक जो माना जाता है वो ये कि चंद्र मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और माना यह गया है कि ये जो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने किया था और अपने पिता की स्मृति में इसको लगवाया था। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आयरन पिलर है इसका निर्माण किसने किया था, निर्माण की बात चल रही है, तो कुमारगुप्त ने किया था। किसकी स्मृति में किया था? अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में किया था। और चंद्र शब्द से तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय से ही है। तो ये है आपके पास चंद्रगुप्त की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चंद्रगुप्त के दरबार में कई महत्वपूर्ण विद्वान भी निवास करते थे और इन महत्वपूर्ण विद्वानों में जैसे कालिदास, धन्वंतरी, अपनक, वराह मिहिर कुछ महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं। और जब हम आगे आपसे चर्चा करेंगे गुप्त काल के साहित्य की तो उसमें कालिदास, धन्वंतरी के साहित्य या वराह मिहिर का जो साहित्य है वो महत्वपूर्ण है और उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हमारे सामने आएगा वो होगा कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो चलिए हम कुमारगुप्त पर शुरुआत करते हैं। पहले कुमारगुप्त के विषय में दो तीन महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास होंगी, हम उसकी पहले आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नालंदा विश्वविद्यालय। आप सबको मालूम है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय पर अक्सर प्रश्न पूछे आते हैं कि इसका निर्माण किसने किया। तो हमें ह्वेन-सांग के माध्यम से जानकारी मिलेगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ह्वेन-सांग के माध्यम से जानकारी मिली कि जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण शर्करादित्य नामक शासक ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण शर्करादित्य नामक शासक ने किया था। इतिहासकारों ने इसका समीकरण बैठाया कि भाई शर्करादित्य कौन है, तो शर्करादित्य से तात्पर्य अभी बैठाया गया है कुमारगुप्त से। तो शर्करादित्य मतलब कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार हमसे क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो ध्यान रखना, प्राचीन भारत का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है
और तक्षशिला विश्वविद्यालय के गुरु चाणक्य तो आपने सुने ही होंगे ना, उनका समय लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बैठता है। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। एक तो जानकारी है। दूसरी जानकारी हमारे पास कुमार गुप्त के काल की होगी, मंदसौर अभिलेख, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में जगह है मंदसौर। मंदसौर से एक अभिलेख मिला। उस अभिलेख में कहा गया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र के लाट क्षेत्र का रहने वाला एक रेशम बुनकर संघ था। उस रेशम बुनकर संघ ने मंदसौर में आकर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तो कई बार यह क्वेश्चन आता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण कौन से व्यावसायिक संघ ने कराया था? रेशम बुनकर संघ ने कराया था। सूर्य मंदिर के निर्माण से संबंधित जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? मंदसौर अभिलेख में मिलती है। तो ये भी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से अक्सर आते रहते हैं, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट शासक हमारे पास है स्कंदगुप्त। अब महत्वपूर्ण शासक हमारे पास आया है स्कंदगुप्त। देखिए, थोड़ी सी जानकारी, पहले एक चीज बता दें। स्कंदगुप्त के काल में भारत में पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ। अब हूण अगर बोले हैं तो इससे पहले एक दो बात और समझिएगा। शक, कुषाण और हूण, ये 3 विदेशी जातियां भारत में आई हैं चीन, मंगोलिया से। चीन के उत्तर का जो भाग है मंगोलिया का क्षेत्र है, और मंगोलिया से ये मतलब कुछ कबीले थे, आपस में इसमें संघर्ष होता था। एक कबीले ने पहले किसी को पराजित किया, फिर वो आया भारत में, इस तरह से। तो ये इन कबीलों के क्रम में सबसे पहले भारत में शक आए, फिर कुषाण आए, और अब गुप्त काल में हमारे पास हूणों की जानकारी मिलती है। भारत में पहली बार हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। हालांकि स्कंदगुप्त ने पहली बार में उनको पराजित किया, लेकिन हूणों के आक्रमण गुप्त काल पर लगातार समय समय पर होते रहे, और उससे गुप्त काल लगातार कमजोर भी हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी स्कंदगुप्त के काल की मिलती है, वह है जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपने सुना होगा। यह मूल रूप से अशोक के अभिलेख पे लिखा हुआ है, जिसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के निर्माण की बात की है। उसी अभिलेख पर ही स्कंदगुप्त ने भी यह जानकारी दी है कि जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण भी मेरे काल में हो रहा है। तो यह जानकारी भी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अगला महत्वपूर्ण शासक है हमारे पास में भानुगुप्त। 510 ईस्वी की जानकारी आएगी, और एक अभिलेख आएगा एरण अभिलेख। लगभग 510 ईस्वी में एक एरण अभिलेख हमें मिला। समय है इसका, हाँ 510 ईस्वी बता दिया। एरण अभिलेख मिला है मध्य प्रदेश से। जानकारी क्या मिली है कि भानुगुप्त के काल में भी हूणों का आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण के दौरान इसका सेनापति मारा गया, और उस सेनापति की जो पत्नी है, जो विधवा हो गई थी, उसने सती हो गई। तो भारत के अंदर सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है वो हमें एरण अभिलेख से मिलता है। कई बार इसका प्रश्न आया है, तो ध्यान रखना, सती प्रथा के साहित्य पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें वेदों से मिलती है, खासतौर पर अथर्ववेद से भी जानकारी मिलती है। लेकिन चूंकि वो अभिलेख की बात कर रहा है, तो किस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख हुआ है, यह है हमारे पास एरण अभिलेख। गुप्त वंश का अंतिम शासक है लगभग 550 ईस्वी में विष्णुगुप्त। निर्बल शासकों का दौर चला लंबे समय तक। अंतिम शासक विष्णुगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, और इसके स्थान पर अन्य कई छोटे छोटे राज्य उभर आए। तो ये थी आज हमारे पास गुप्त काल के विभिन्न शासकों से संबंधित जानकारी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जानकारी बेहतर लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।